स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़फ़र मीर आपको इस वीडियो लेक्चर में वेलकम करता हूं और आज के लेक्चर में मैं आपको डाटा इंटरप्रिटेशन बताऊंगा। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो। तो सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, डाटा और इंफॉर्मेशन, इन दोनों में क्या फ़र्क है, यानी डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। अच्छा, डाटा जो है वो बेसिकली रॉ मटेरियल होता है, रॉ फैक्ट्स होते हैं, और जब उन रॉ फैक्ट्स को या रॉ मटेरियल को हम किसी प्रोसीजर में से गुजारते हैं, किसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक प्रोसीजर में से गुजारते हैं, उनको ऑर्डर कर देते हैं सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उनके ऊपर कोई स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगा देते हैं, कोई डिस्क्रिप्टिव या इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर देते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल है, जो डेटा रॉ हमारे पास जो चीज़ें हैं वो डेटा है, और जब उसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर अप्लाई कर देंगे, चाहे सिंपली हम उनको टेबुलेशन कर दें, फ्रीक्वेंसीज में लिख दें, या उनको ऑर्गेनाइज करके सिर्फ लिख दें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तब वो इंफॉर्मेशन बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा, दो तरह का आपको डाटा मिलता है, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड। ये आप क्योंकि जितने भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं ना, सेंट्रल टेंडेंसी है, डिस्पर्शन है, जितने भी आपने आगे भी टेस्ट लगाने हैं, तो उनकी बेस जो है ना वो ग्रुप्ड या अनग्रुप्ड डाटा होता है। फार्मूले भी उसी हिसाब से बदल जाते हैं जिस तरह का आपका डाटा होता है। अच्छा, जो अनग्रुप्ड होता है ना वो कैसे लिखा जाता है, यानी मैं पहले अनग्रुप्ड डाटा, इसमें आप फर्ज कर लें अगर स्टूडेंट्स के स्कोर्स लिखते हैं और आप लिखते हैं एक स्टूडेंट ने 60 स्कोर लिए, एक ने 40, एक ने 30, एक ने 40। अब ये जो पैटर्न है लिखने का, ये अनग्रुप्ड डाटा है, इसमें क्लासेस नहीं बनी हुई, फ्रीक्वेंसीज नहीं बनी हुई, डाटा फ्रीक्वेंसीज की सूरत में नहीं है, क्लासेस की सूरत में नहीं है, तो इसलिए इसको अनग्रुप्ड डाटा कहते हैं। जो ग्रुप डाटा होता है उसमें क्या करते हैं हम, क्लास और उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब क्लास कैसे, मसलन 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30। अब 1 to 10 तक की जो क्लास है उसमें मे भी आपके पास 4 ऑब्जर्वेशंस हो, 10 to 20 में 7 हो, 20 to 30 में 40 ऑब्जर्वेशंस हो। ठीक है, तो अगर डाटा फ्रीक्वेंसीज की सूरत में लिखा जाएगा, क्लास की सूरत में, क्लासेस की सूरत में लिखा जाएगा, टेबुलेशन में होगा इस तरह, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि ये ग्रुप डाटा है, क्योंकि ग्रुप बने हुए हैं। ठीक है, इसमें ग्रुप नहीं बने हुए, ये ग्रुप्ड है। जब भी आपने मीन, मीडियन, मॉड निकालना है अनग्रुप डाटा का, तो वो डिफरेंट है, और ग्रुप डाटा का जब निकालेंगे तो वो डिफरेंट होगा, उसका फार्मूला बदल जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो बड़े अहम कॉन्सेप्ट हैं जो ज़्यादा यूज़ भी होते हैं, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है सेंट्रल टेंडेंसी का। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी से क्या मुराद है? सेंट्रल टेंडेंसी से ये मुराद है, या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से ये मुराद है कि ऐसी वैल्यू या ऐसी टेंडेंसी ऑफ डाटा टुवर्ड्स इस सेंटर, यानी वो वैल्यू जो डाटा के सेंटर की तरफ हमें लेके जाती है, वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती है। और वो कौन कौन सी है? मीन। अब मीन जो है वो एक मेजर है, मॉड, मीडियन, ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं, 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये है कि ये ऐसी वैल्यूज़ हमें देती हैं, मीन, मीडियन या मॉड, जो डाटा का सेंटर बताती है, वो वैल्यू डाटा का हमें सेंटर बताती है। और सेंट्रल टेंडेंसी से ये मुराद है कि टेंडेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द डाटा। ठीक है, हम एक एक को बात करते हैं, पहले मीन की बात करते हैं। ठीक है, मीन से क्या मुराद है, और मीन के बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। मीन को आप एवरेज भी कहते हैं, आप अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है इसके मीन कैलकुलेट करने के। ठीक है, तो मीन से ये मुराद है, पहले मैं सबसे पहले आपको ये बताने लगा हूँ अनग्रुप्ड डाटा को आपने कैसे डील करना है। अनग्रुप्ड डाटा, अगर आपका अनग्रुप्ड डाटा है तो मीन को x बार से लिखते हैं, और ये होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सिग्मा x ओवर n।
एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स का मतलब है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, जितनी भी वैल्यूज़ हैं ना, फ़र्ज़ कर लें 10 है, इनको ऐड करें और 10 पे डिवाइड कर दें, जितनी वैल्यूज़ हैं उस नंबर से डिवाइड कर दें। ये है अनग्रुप डाटा। और अगर आपके पास ग्रुप डाटा हो तो फिर मीन कैसे निकालेंगे? एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, ठीक है। यानी अगर ग्रुप डाटा है तो उसका एक तरीका ये है कि सिग्मा एफ एक्स, एफ फ्रीक्वेंसी है, एक्स ऑब्जर्वेशंस है, ओवर सिग्मा एफ सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं? फ़र्ज़ कर लें एक्स दिया हुआ हो, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई हो, तो सबसे पहले हम एफ एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो फ़र्ज़ कर लें एक्स 10 था, फ्रीक्वेंसी 2 है, एक्स 14 है, फ्रीक्वेंसी 3 है, एक्स 16 है, फ्रीक्वेंसी 2 है, तो इनको मल्टीप्लाई करके लिखें, ठीक है, और फिर सिग्मा एफ एक्स इन सब को ऐड कर दें, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा और ये अगर इनको ऐड करेंगे तो ये सिग्मा एफ आएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज को ऐड करें सिग्मा एफ, और एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स आएगा। इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन आएगा ग्रुप डाटा का। दिस इज़ वन वे टू कैलकुलेट मीन फॉर ग्रुप डाटा। देर आर सो मैनी फार्मूलाज ओवर देयर विच यू कैन यूज़ टू कैलकुलेट मीन ऑफ द डाटा, ठीक है। अरिथमेटिक मीन निकालने के कई तरीके हैं, लेकिन आपको बीएड लेवल पे सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, ये आपका मीन आता है अनग्रुप डाटा का। अच्छा, इसको हम मज़ीद थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये जो मीन है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं 4, 7, 2, 3, 0, 9, 1, कितनी, इनका अगर मीन निकालना हो तो क्या करेंगे? एक्स बार इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़, जो जितनी भी वैल्यूज़ दी हुई हैं इनको सम करें, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे डिवाइड कर दें। अगर इनको ऐड करते हैं 9 + 3 12, 14, 21 और 25 ओवर 6, एक्स बार क्या आ जाएगा? 25 ओवर 6। अगर इसको डिवाइड करते हैं 6 4 ज़ा 24 और 6 1 ज़ा 10 और 6 6 ज़ा 36, 4.16 समथिंग जो है ना आपका वो मीन आ जाएगा। सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू करेंगे तो मीन जो है वो कैलकुलेट होगा। अच्छा, मीन की जो सबसे अहम खसूसियत है ना, इसके एक तो ये कि ये सारी वैल्यूज़ को कवर कर रहा है, यानी जितनी भी डाटा के अंदर वैल्यूज़ हैं वो तमाम इसके फार्मूले के अंदर एडजस्ट हो रही हैं, तमाम को हम यूज़ कर रहे हैं ना मीन कैलकुलेट करने के लिए। यानी सेंट्रल टेंडेंसी मीन कैलकुलेट करने के लिए हम सारी वैल्यूज़ को इस्तेमाल करें। नंबर 2, ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ की जाने वाली सेंट्रल टेंडेंसी है एज़ फार एज सोशल साइंस की जो रिसर्च है वो कंसर्न हमारे। अच्छा, अब इसमें नंबर 2 ये है कि ये वाइडली यूज्ड है। नंबर 3 ये है कि ये जो हमारे पास मीन है ये बेस प्रोवाइड करता है फॉर अप्लाइंग पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स। जितनी भी आपकी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है ना, टी टेस्ट आप अप्लाई करते हैं, अनोवा अप्लाई करते हैं, आप मनोवा अप्लाई करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के, उनकी बेस मीन है। अगर आप मीन कैलकुलेट नहीं ना करेंगे तो आप इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के वो टेस्ट नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। और सबसे अहम बात यह है कि इसके लिए मीन उसी वक्त अप्लाई कर सकेंगे जब डाटा इसमें रेशो स्केल में मैयर होगा। इंटरवल में अगर डाटा आपका इंटरवल लेवल पे है या रेशो लेवल पे है, उस सूरत में ही सिर्फ आप मीन कैलकुलेट कर सकेंगे। यानी डाटा का मीन हम उसी वक्त कैलकुलेट कर सकते हैं जब डाटा की नेचर या डाटा का जो मेजरमेंट लेवल है वो या तो इंटरवल डाटा हो या रेशो में डाटा हो, तभी हम उसका मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। और आसान है कैलकुलेट करना, और इसके लिए अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यानी डाटा को अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे लिखा हुआ है आप सम करें, 9 को पहले लिख लें या बाद में लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप सम करें और इसके लिए डाटा की अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मीन का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये कि मीन जो है वो सेंसिटिव है आउटलायर्स के लिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये सारी वैल्यूज़ है ना,
आप अगर डाटा एंटर कर रहे हैं SPSS के अंदर या एक्सेल के अंदर या किसी भी सॉफ्टवेयर में, आपने 9 लिखने के बजाय आपने 900 लिख दिया जल्दी में। अब अगर ये 900 लिखा गया है और कंप्यूटर को आपने कहा मीन कैलकुलेट करें, तो इसका मीन जो है वो 4.16 तो नहीं आएगा, वो मे बी 70 आए। अब 900 गलती से लिख देने से आपका टोटल मीन 70 आ गया। जो 70 मीन है वो इस डाटा का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट नहीं बनता। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू आउटलायर है, ये वैल्यू हमारे इस मीन को कंफ्यूज कर रही है। जो एक्चुअल मीन आना चाहिए था वो 4.16 है, लेकिन हमारा मीन तो आ रहा है 70, तो जो कि मिसलीडिंग होगा। तो हमें ये जो मीन कैलकुलेट करते हैं ये आउटलायर्स की वजह से सेंसिटिव होता है। कोई 1-2 वैल्यूज़ भी ऐसी डाटा के अंदर आ जाएं जो उस डाटा को रिप्रेजेंट नहीं करती, या उस डाटा से बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज़, बहुत बड़ी वैल्यूज़ या बहुत छोटी वैल्यूज़ उस डाटा से, उस सूरत में मीन की वैल्यू जो है वो सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगी, मिसलीडिंग होगी, वेग वैल्यू आएगी, और आप इसकी जब इंटरप्रिटेशन करेंगे तो रिजल्ट्स भी अल्टीमेटली ख़राब आएंगे। ठीक है, तो आपने मीन कैलकुलेट करना है तो आप आउटलायर्स को पहले आइडेंटिफाई कर लें, ताकि जो वैल्यूज़ डाटा सेट्स के अंदर गलती से लिखी गई हैं या आउटलायर्स हैं उस डाटा के लिए, उनको आप निकालें और बाकी डाटा का मीन कैलकुलेट करें। ठीक है, अच्छा, एक तो हमने बात ये कर ली कि डाटा के अंदर कोई आउटलायर्स मौजूद हैं। बाज़ दफ़ा आप जब डाटा एंटर करते हैं ना, कुछ वैल्यूज़ मिस हो जाती हैं, एंटर नहीं हो पाती, मिसिंग वैल्यूज़। अगर मिसिंग वैल्यूज़ ज़्यादा हो जाएंगी तो अल्टीमेटली फिर मीन अफेक्ट कर जाएगा। ठीक है, उन वैल्यूज़ की ज़ाहिर कंट्रीब्यूशन होनी थी डाटा के अंदर, लेकिन चूँकि आपने बहुत ज़्यादा डाटा एंटर करना था और कई वैल्यूज़ जो है ना वो मिस हो गई हैं, उससे भी मीन जो है ना वो इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो मीन बड़ी अहम सेंट्रल टेंडेंसी जो है ना वो एक सेंट्रल टेंडेंसी है जो कि रिसर्च के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। और यूजुअली हम जब लेवल मेजर करना चाहते हैं ना, जैसे अचीवमेंट का लेवल, प्रॉब्लम सॉल्विंग का लेवल, सेल्फ एफिकेसी का लेवल, जब हम कोई सेल्फ कंट्रोल का लेवल या हम इमोशनल इंटेलिजेंस मेजर करना चाहते हैं उसका लेवल क्या है, जब भी आप रिसर्च में कोई स्पेसिफिक लेवल मेजर करना चाहते हैं तो हम उसके लिए मीन लगाते हैं, लेकिन शर्त यही है कि डाटा इंटरवल या रेशो में मेजर हो। ठीक है, अब दूसरा देखें, मीडियन। मीडियन जो है ये एक और सेंट्रल टेंडेंसी है। ठीक है, जो कि डाटा का मिड पॉइंट बताती है, यानी मीडियन इज़ अ वैल्यू दैट डिवाइड्स द डाटा इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ठीक है, वन इज़ ऑन द लेफ्ट साइड एंड वन इज़ ऑन द राइट साइड। ठीक है, तो मीडियन भी ये ऑर्डिनल डाटा के लिए है। जैसे पीछे मैंने मीन का बताया था ना कि वो इंटरवल डाटा के लिए। अगर आपका डाटा ऑर्डिनल है, ऑर्डर में है, ठीक है, तो फिर आप मीडियन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और मीडियन आपको क्या बता रहा है, अगर आपके पास वैल्यूज़ हैं, फ़र्ज़ कर लें 1, 4, 7, 9, 10, अगर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, ये ऑड है, 1, 2, 3, 4, 5 ऑड है। अगर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी तो मिडल जो होगी ना, दरमियान वाली, ये मीडियन होगा। ठीक है, और अगर इवन हो, फ़र्ज़ कर लें ये 1, 4, 9, 10 होता, अगर इवन नंबर हो, ठीक है, तो फिर जो दरमियान वाली दो हैं इनका मीन कैलकुलेट कर लें। इनका मीन कैलकुलेट करेंगे तो वो मीडियन होगा। 4 + 9/2 ये मीडियन आ जाएगा। ठीक है, यानी ये बात हो रही है अनग्रुप डाटा की। अनग्रुप डाटा में जब फ्रीक्वेंसीज नहीं बनी हुई तो अगर ऑड वैल्यूज़ हैं तो मिडल वाली, और अगर इवन वैल्यूज़ हैं तो दरमियान वाली जो 2 वैल्यूज़ हैं उनका मीन। ठीक है, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो मीडियन आ जाएगा। मीडियन के लिए ज़रूरी है कि डाटा को अरेंज किया जाए। जैसे मीन के लिए ज़रूरी नहीं था कि डाटा अरेंज हो, लेकिन मीडियन के लिए ज़रूरी है कि डाटा जो भी है उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अरेंज करेंगे तो मीडियन सही निकलेगा, अरेंज नहीं करेंगे तो डाटा का मीडियन सही नहीं कैलकुलेट होगा। इसकी ख़ास बात यह है कि ये आउटलायर से इफेक्ट नहीं होता, यानी अगर इसमें कोई एक्सट्रीम वैल्यूज़ मौजूद भी हों तो उससे मीडियन के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और जो मीडियन है वो बेसिकली बेस प्रोवाइड करता है आपकी नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के लिए। ठीक है, आप जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर, उसमें मीडियन जो है वो बेस प्रोवाइड करता है। फिर इसके बाद है मॉड।